अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद होता है और वो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अगर अटैच्ड है तो वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो करता है। अब जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स, उनमें कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर आपके पास तकरीबन 4 ग्रुप्स के हाइड्राइड्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपको देखिएगा ये आपके पास है CH4, उसके बाद हमारे पास मौजूद है CH4 के नीचे होगा SiH4, फिर उसके बाद आपके पास होगा GeH4 और इसी तरह से SnH4। फर्दर मोर हमारे पास जैसे NH3 है, आपके पास PH3 है, उसके बाद जो है वो आपके पास ASH3 है। इसी तरह से जो है वो आपके पास बिस्मथ का हाइड्राइड भी हो सकता है। इसी तरह से आपके पास फर्दर मोर जो मौजूद हैं वो जैसे देखिएगा हाइड्रोजन का है हाइड्राइड H2O, H2S है, H2Se है और H2Te है। और इसी तरह से हेलोजेंस के हैं HF आपके पास मौजूद है, इसी तरह से HCl है, HBr है और HI है आपके पास। इन तमाम के अंदर चूँकि साइज़ आपके पास जनरली अप टू टॉप टू बॉटम आपके पास साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इस वजह से इन तमाम केसेस के अंदर आपके पास डाउन द ग्रुप आप लोग देखिएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये देखिएगा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब सिवाय इसके के यानी कि पहले मेंबर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और सबसे लास्ट वाले का सबसे ज़्यादा है, ये आपके पास इंक्रीज़ देखने में मिल रहा है। सिवाय आप लोग देखिएगा इन तीनों के फर्स्ट मेंबर्स के। अब इन तीनों के फर्स्ट मेंबर्स में एक आपके पास H2O है, एक आपके पास ये HF है और ये आपके पास है NH3। यानी कि ग्रुप कौन कौन से ग्रुप्स हो गए, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A और इसी तरह से ग्रुप 7। इन तीनों ग्रुप्स के जो फर्स्ट मेंबर हैं उनके हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट मेंबर्स। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, इन तीनों केसेस के अंदर आपके पास इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनके जो थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स हैं वो एज़ कंपेयर टू अदर्स आपके पास वो अनयूजुअल बिहेवियर रखते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर रखते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों के अंदर मौजूद है आपके पास। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में भी एग्जिस्ट करती है, HF में भी एग्जिस्ट करती है और इसी तरह से NH3 के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इन तीनों के अंदर चूँकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए इन तीनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास अनयूजुअली ज़्यादा हैं बाकियों की निस्बत। हालांकि इन्हें ग्रुप में सबसे कम होना चाहिए था लेकिन ये सबसे ज़्यादा हैं और जो बाकी के मेंबर्स हैं आपके पास वो इसी तरह से आपके पास नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि ये आपके पास टॉप से फिर बॉटम जाते हैं और फिर उसके बाद ये इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो आपका स्टार्ट होता है। तो अक्सर जो है वो हमसे ये सवाल पूछा जाता है, ये मैं रेज करके अच्छा हमसे जो है वो एक सवाल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ही इस क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। तो वो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, कहता है वाई द हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ group
5A 6A 7A आर ये हाइड्राइड्स कहते हैं, या आप यूँ लिख लें कि शो एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी रीज़न क्या है कि इन तीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बाकी तीनों के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट इज़ वाई ये आपके पास मेजर रीज़न है इसकी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है इनके अंदर, इसलिए ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं, जबकि बाकी ऐसा कोई भी सिलसिला जो है वो नहीं रखते। ठीक है जी। इसी में से जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं की बात करते हैं हम लोग ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ये मेंशन्ड है, यहाँ पे देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF शुड बी हायर देन दैट ऑफ H2O, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके पास H2O का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपके पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ HF। अब ऐसा क्यों होता है, उसकी रीज़न ये है, ये रीज़न है आपके पास कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, जबकि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एग्जिस्ट करती है वाटर मॉलिक्यूल में, इसलिए उसकी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। क्या चीज़ ज़्यादा होगी उसकी, आपके पास उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ HCl। उसकी रीज़न में क्या लिखेंगे, उसकी रीज़न में डेफिनेटली आप लोग द लार्जर साइज़ ऑफ ब्रोमीन एटम जो है वो मेंशन करेंगे कि उसका ज़्यादा होने की वजह से आपके पास एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हैं, फिर ब्रोमीन का साइज़ ग्रेटर होने की वजह से आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिलेटिवली इंक्रीज़ हो जाता है। ये इनहेंस्ड पोलराइजेबिलिटीज़ की वजह से, ग्रेटर साइज़ और इनहेंस्ड पोलराइजेबिलिटीज़ की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो है सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो उसको भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले जो है मैं ये रेज कर दूँ आपके सामने, ये पॉइंट हमने रेज कर दिए। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं। देखें अगर कोई से 2 मॉलिक्यूल सोल्यूबल हैं तो उनकी सोलिबिलिटी का जो मेजर जो है वो डिसीजन होगा, या उनकी सोलिबिलिटी का जो मेजर रीज़न होगी आपके पास, अगर कोई सी 2 चीज़ें आपस में सोल्यूबल हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होंगी, और अगर वो इनसोल्यूबल हैं तो लाजमी बात है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई भी इस किस्म की फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। ठीक है, तो सोल्यूबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही हैं, नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे मैं आप लोगों को जो है वो कुछ एग्जांपल्स दे दूँ इससे रिलेटेड, आप लोग देखिएगा। फर्दर मोर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कहता है कि इथाइल अल्कोहल also has a tendency to form hydrogen bonds, so ethyl alcohol can dissolve in water because both can form hydrogen bonds। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि वाई इथाइल अल्कोहल, और इसे हम एथानॉल भी कहते हैं, वाई एथानॉल इज सोल्यूबल टू वाटर या इज सोल्यूबल इन वाटर, तो आप उसका जवाब क्या लिखेंगे, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड भी वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि वो भी अगर उनके साइज स्मॉल हो, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाउएवर सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, उसकी रीज़न ये है कि वो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। देयर आर नो चांसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी में जब भी आपके पास सिचुएशन मिलेगी, आप लोगों ने प्रेफर करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसमें 2 मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपके पास ये स्टेटमेंट है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। हालांकि उर्फ़ आम में देखा जाता है सॉलिड सब्सटेंसेस हमेशा पानी की तह में बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग शुगर देख लें, सॉल्ट देख लें, आप लोग जो है वो शहद देख लें, तो जब भी हम इन्हें वाटर के अंदर डालते हैं तो ये फ़ौरन से जो है वो इसकी सरफेस के अंदर जो है वो जाके बैठ जाती हैं। अमूमन फिनोमिना ये है कि जो लेस डेंस चीज़ें होती हैं वो फ्लोट करती हैं, लेस डेंस जो चीज़ें होती हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है वो फ्लोट कर रही होती हैं,
और जो मोर डेंस होती हैं चीज़ें वो आपके पास सरफेस के अंदर बॉटम में जाके बैठ जाती हैं, मोर डेंस बॉटम में जाके आपके पास बैठ जाती हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जैसे ही वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसके बाद इनकी रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच 9% इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी वेसल था या जो भी बर्तन था वो अगर आपने पूरा भर के रखा है पानी से, तो जब भी आइस बनेगी तो वो सरफेस से स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह से अगर आपने हाफ़ या स्लाइटली हाफ़ जो है वो भर कर रखा है तो वो डेफिनेटली उसको उसके टॉप तक जो है वो टच करेगा। उसकी रीज़न ये है कि 9% वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो जाता है एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होने की वजह से। अब चूंकि आइस बनते हुए डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई तो इस वजह से आपके पास ये रीज़न है कि जो हमारा आइस है वो फ्लोट कर रही होती है वाटर के ऊपर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से एक और सवाल है आपके पास, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। हाँ जी, ये देखिएगा जी, ये एक और सवाल है हमारे पास, तो इसको हम फर्दर मोर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कहते थे ये हमारा सवाल है कि फ़िश एंड प्लांट्स सर्वाइव अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स, के फ़िश और प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस, एक चादर के नीचे, एक बर्फ़ की चादर के नीचे फॉर मंथ्स, कई महीनों तक। बहुत सारे जो है हमारे पास रिवर्स ऐसे हैं, बहुत सारे समंदर ऐसे हैं जिनमें इक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद वो साल के 9 या 10 महीने तक बर्फ़ से मुकम्मल तौर पर ढके रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास जो इक्वेटिक लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। तो उसकी मेजर रीज़न क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, उसका हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, जो हमारे पास जैसे ही वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसके जितने भी हाई डेंस सॉल्ट्स या हाई डेंस वाटर है आपके पास वो सरफेस पे चला जाता है, और लो डेंस वाटर हमेशा सरफेस वो बॉटम के ऊपर चला जाता है, और लो डेंस जो वाटर है वो आपके पास सरफेस पे आ जाएगा। यानी कि ये अगर हमारा वो तालाब है तो इसकी सरफेस पे आपके पास सारा का सारा लेस डेंस वाटर होगा, और इसकी बॉटम पे हमारे पास डेंसिटी हाई होगी। ठीक है जी। अब फर्दर जो है जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सबसे पहले जो हमारी सरफेस है ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास फ्रीज हो जाएगी, सरफेस फ्रीज हो जाएगी, और इवेंचुअली जो है अंदर जो हीट मौजूद है वो फर्दर लॉस नहीं हो सकेगी, वो अंदर की अंदर रहेगी। इस तरह से फिश और प्लांट्स जो है वो सरवाइव करेंगे अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर मंथ्स। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स का जो क्लींजिंग एक्शन है वो भी परफॉर्म होता है ड्यू टू आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लिखता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जब आपके पास मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर जो है वो डिटर्जेंट्स और सोप्स के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट परफॉर्म द क्लींजिंग एक्शन बिकॉज the polar part of their molecules are water soluble due to hydrogen bonding, and the non-polar parts remain outside the water because they are alkyl or benzyl portions and are insoluble in water। तो ये मैकेनिज़्म है आपके पास कि नॉन पोलर पार्ट स्टेन के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने साथ उसकी एफिनिटी बनाने की कोशिश करता है। हावेवर आपके पास जो पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके उसे अलग करने की कोशिश करता है, जिससे हमारे पास क्लींजिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम जो है वो फर्दर मोर डिस्कस कर लेते हैं।
देखिएगा जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले प्रोटीन्स के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन्स के अंदर ना अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन करते हैं तो उनमें जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH के दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब ये जो है वो एक हेलिकल फॉर्म में इस तरह से लिपटे हुए होते हैं और इनके दरमियान यहाँ पे देखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्पाइरल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनमें वर्टिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। एक्सरे एनालिसिस ने हमें बताया है कि ये देयर आर एवरेज 27 अमाइनो एसिड्स जो मौजूद होते हैं इसके दरमियान, और इसी तरह से फर्दर मोर हमें जो है वो ये भी मालूम होता है कि ये या तो राइट हैंडेड होते हैं या फिर ये लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। और प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं हेयर, सिल्क, मसल्स, जिनमें लार्ज चेन्स ऑफ स्पाइरल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है आपके पास डीएनए। डीएनए की जो आपके पास एब्रीवेशन है उसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो जो चीज़ें होती हैं आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं आपके पास। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस के बाद आपके पास 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। इसी तरह से आपके पास नंबर 2 पे एग्जिस्ट करते हैं आपके पास राइबोज शुगर, लेकिन वो राइबोज शुगर जो है उसमें डीऑक्सी नेचर होगी उसकी, यानी कि एक OH जो है वो H में तब्दील हुआ होगा आपके पास डीऑक्सी नेचर। और इसी तरह से आपके पास जो नंबर 3 है वो फास्फोरिक एसिड होता है जिसके थ्रू जो है वो ये आपस में कनेक्ट होती है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है। तो इस तरह से आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो आपके पास मुख्तलिफ जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान ये देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिससे 2 स्पाइरल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। इनके दरमियान जो एवरेज डायमीटर होता है वो 18 से 20 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम 10⁻10 के बराबर होता है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं, उनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज शामिल हैं। इनके अंदर OH ग्रुप्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है। और लास्ट में जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेंट्स, डाइज और टेक्सटाइल मटेरियल्स में। तो पेंट्स के अंदर, पेंट्स को जब हम अप्लाई करते हैं वॉल के ऊपर, तो पेंट्स जो है वो उनकी जो स्टिकी नेचर होती है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडहेसिव एक्शन उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। इसी तरह से डाइज में भी जो है वो जो स्टिकी एजेंट होता है वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और टेक्सटाइल मटेरियल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। One of the most important properties of paints and dyes is their adhesive action. Their properties develop due to hydrogen bonding. Similarly, type of hydrogen bonding makes glue, honey as sticky substances. We use cotton, silk and synthetic fibers for clothing. Hydrogen bonding is vital importance in these threads making materials. This hydrogen bonding is responsible for the rigidity and tensile strength. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। इंशाल्लाह अगले लेसन में जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।